हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, रुपी की हमारी करेंसी भाई ऑल टाइम लो पे चली गई है। 85.75 रुपीस पर डॉलर पे पहुंच गया है। बहुत बुरा हाल हो रहा है करेंसी का। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली घट रही है। पहले क्या होता था, हल्का हल्का घटता था, पर अगर कल और आज भी देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क आया है यार। और दिस इज नॉट राइट। अगर देखा जाए तो अगर हम बैंक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी बोला है आरबीआई को कि भाई कुछ लिक्विडिटी डालो सिस्टम के अंदर। उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के जो स्वैप्स होते हैं उसका यूज करो। मतलब आरबीआई के पास जो फॉरेक्स पड़ा है उसको थोड़ा सा बेचो भाई। उसकी वजह से हमारी करेंसी थोड़ी स्टेबलाइज होती हुई दिखाई देगी, बट कब तक होगा ये? मैं तो कहता हूँ कि हम जैसे लोगों को भी अलाउ कर दो ना करेंसी खरीदने के लिए। अभी क्या होता है, जैसे मान लो यूट्यूब से हमारे पास इनकम आती है, तो अगर आपके पास में कोई फॉरेक्स अकाउंट होता है, यूट्यूब के अलावा जैसे मेरे क्लाइंट के पैसे आते थे, तो हमने एक स्पेसिफिक पीरियड से ऊपर पैसा होल्ड नहीं कर पाते थे। 30 तारीख तक की होल्ड कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट होल्ड नहीं कर सकती, हम जैसे लोगों को अलाउ कर दो ना, कि हम जैसे लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास अगर पैसा आ रहा है डॉलर के अंदर या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उसको होल्ड पड़े रहने दो। तो कहीं न कहीं इंडिया का ही रिज़र्व बढ़ रहा होगा ना, कल को जब मुझे उसको कैश कराना होगा तो फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट को। अब वो भी कोई कहेगा कि भाई इससे बहुत सारे कहीं न कहीं इकोनॉमी में दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारे लोग इसके लूपहोल ढूँढ लेंगे। बट कर दो यार, ये जो पूरा ग्रोथ पीरियड देखने को मिला है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता था हम लोगों के लिए। बाकी भाई एक और स्कैम सा निकल के आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे चीज़ें खुल सकती है आने वाले टाइम के अंदर, जहाँ पर 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्टर ने लूज़ किया है येस बैंक के 81 बॉन्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके। और ये नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं है कि भाई जाके बॉन्ड खरीद लिया था। इन्होंने जो रिलायंस का म्यूचुअल फंड था उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। रिलायंस ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। रिलायंस का वो वाला फंड जिसका भी नाम चेंज होके निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड हो चुका है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई जितना पैसा लगाया गया था उसको राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया है। फिर कोई बहस करेगा, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, राइट ऑफ को मैं माफी बोलूंगा कि उसको पूरा पूरा बुक से जीरो कर दिया कि भाई पैसा गया। अब उसके अंदर जो रिलायंस वाले हैं उन्होंने पैसा कमाया है। अब मान के चलो मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, अगर आप मेरे अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा लेके मैं आगे इन्वेस्ट करता हूँ, ये सीधा सा बिज़नेस मॉडल है। अब जो मैं आपका पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं ना कुछ फीस लेता हूँ। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करके चले, बहुत सारी जो अभी स्टार्टअप वाले म्यूचुअल फंड आ गए, वो बहुत कम लेते हैं, पॉइंट समथिंग में। जो बड़े-बड़े होते हैं, 1-1, 2-2% तक भी लेने वाले बैठे हैं। अब पता नहीं आपने ज़्यादा दे दिया उससे ज़्यादा तो बात अलग है, बट 1% इज़ गुड। मतलब बहुत अच्छा। अगर आपको कोई रिटर्न की गारंटी दे रहा है तो 1% तक लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 रुपए दिया तो 99 रुपीस मार्केट में लगेगा, 1 रुपया वो बंदा अपने ऑपरेशनल चार्जेस लेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट फीस जो थी वो 88 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा थी। वो क्यों ली गई है? इसके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस निकल के आ रहे हैं। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है भाई इसके ऊपर। देखो क्या होता है, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये रिलायंस कैपिटल के अंडर आता है, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर। सारी कहानियाँ ठीक होती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम से अनिल अंबानी ग्रुप की, बट फिर से कुछ ना कुछ कलेश निकल के आया है। अब एलिगेशंस तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई येस बैंक के साथ में मिलके रिलायंस वालों ने सारा का सारा कांड किया है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो भाई उनकी ईवी सेल्स 27 मंथ लो पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप फोटो के अंदर देखो भाई, मार्केट शेयर तो घटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। दिसंबर में देखो हाल क्या हुआ है। बजाज और टीवीएस बड़े प्लेयर्स जो पहले से हुआ करते थे, वो ईवी के अंदर भी बड़े प्लेयर हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स है उनसे स्टार्टअप्स compete नहीं कर पा रही है टू व्हीलर के अंदर। मुझे ना वो याद आता है, मैं बहुत पहले ये बोला करता, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आपके इतने कम व्यूज आते थे। मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि भाई स्टार्टअप्स के लिए ना स्टैब्लिश कैटेगरी के अंदर compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मुझे ओला इलेक्ट्रिक सही लग रही थी कि भाई उन्होंने फैक्ट्री लगा दी है, उन्होंने ये कर दिया है, बट स्टैब्लिश प्लेयर के पास में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। उनके पास पहले से ही इकोसिस्टम है जहां पर माल बिक सकता है, उनके पास पहले से ही सर्विस स्टेशन है, उनके ऊपर लोग पहले से ही ट्रस्ट करते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक आया, अर्ली होने के चक्कर में या कॉम्पिटिटिव एज, अच्छी प्राइसिंग, इसके चक्कर में मार्केट कैप्चर तो कर ली, बट आफ्टर सेल्स नहीं दे पाए। इस चक्कर में मार्केट शेयर उनका कॉन्स्टेंटली घटता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। मैंने एक वीडियो डाली थी, जाके देख लो, पहले ही उस पे सब कुछ समझाया था मैंने कि भाई ओला इलेक्ट्रिक नहीं अच्छा है एज अ इन्वेस्टमेंट। बट आईपीओ आया, लोगों ने दबा दबा के इन्वेस्ट किया। बात ही समझ में नहीं आ रही थी भाई क्या मजाक चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2-3 दिन बढ़ लिया, अब तो भाई प्रॉफिट बुकिंग करो, निकलो।
फिर भी लोग भाई लेके बैठे हैं, जो लेके बैठा है उसकी गलती है ना। अब अगर लॉस होता हो आपको आगे दिखाई देगा तो। बाकी वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भाई हमारे कोर्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, जाके आपने अगर चेक नहीं किया है तो जाके चेक कर लो। लिमिटेड पीरियड के लिए है, अभी तक इतना डिस्काउंट मैंने नहीं दिया है। न्यू ईयर सेल है, फायदा उठा लो। अगर हम प्रिसीन केयर की बात करके चले तो वो $100 मिलियन रेस कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली बात करी थी इनके रेवेन्यू रिपोर्ट की। इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 601 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। बट इनके लॉसेस स्टेबल ही रहे, उतने ही लॉसेस रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी पैसा भी रेस कर रहे हैं, यूनिकॉर्न है भाई ये। अब देखो डाउन राउंड होता है या करंट वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया जाता है या फिर ज्यादा के ऊपर किया जाता है, टाइम बताएगा। बाकी रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस मेंटेन रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या फिर उसी के आसपास का राउंड हो सकता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करके चले तो 12 महीने लो पे जाता हुआ दिखाई दिया, दिसंबर के महीने के अंदर 56.4 के ऊपर पहुंच गया। थोड़ा सा ही घटाएगा देखा जाए पिछले महीने से, बट एक साल में सबसे ज्यादा घटता हुआ दिखाई दिया है। नए ऑर्डर सबसे स्लोएस्ट पेस से बढ़ते हुए उनको दिखाई दिए, ऑल दो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है वो फास्टेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए जुलाई से कंपेयर किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हम सही नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी करेंसी के लेवल पे सही नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करके चले तो वहां पर रेवेन्यू 10.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 91,000 करोड़ से ऊपर चला गया Q2 के अंदर। जहां पर मंथली आरपू मतलब एक बंदे से एवरेज कंपनी कितने रुपए कमाती है तो वो पहुंच गया है 172.57 के ऊपर। और टेलीकॉम सेक्टर की बात करके चले तो जो बीएसएनएल के एम्प्लॉइज है, वो जो अभी रिसेंटली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकालने की बीएसएनएल बात कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। देखो सिंपल सी बात ये है, बीएसएनएल के ना हाल है भी बुरे। कोई कुछ भी कह ले कि भाई बीएसएनएल सबसे सस्ते प्लान निकाल रहा है। देखो अभी रिसेंटली जितने भी ऑपरेटर्स थे सबने रेट बढ़ाए, बीएसएनएल का रेट कम था, इस चक्कर में बहुत सारे लोग स्विच हुए बीएसएनएल के ऊपर। बट जो स्विच हुए ना आज पछता रहे हैं। 4G कहने को उनके पास 4G है, कई कई जगहों पे ही 4G चल रहा है और वो भी अच्छी स्पीड पे नहीं चल रहा है। और बाकी जहाँ पे 4G नहीं चल रहा वहां तो एकदम हाल बुरा है बहुत ज्यादा। कहने को आपको डेटा इतना सारा दे देंगे पर खत्म कैसे करोगे भाई। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सही नहीं जा रही है और ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बार बार कॉन्स्टेंटली लॉस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। यही रीजन है कि मुझे लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है उसको गवर्नमेंट रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्राइवेट कर दो, बट उसको रन ना प्राइवेट की तरह करो। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी चेक करी जाएगी, अगर रिटर्न नहीं निकाल के दे रहे एम्प्लॉयज तो उनको निकाला जा सकता है। एंट्री भी प्राइवेट कंपनीज की तरह करो, कोई वो एग्जाम देके ऐसे ऐसे कुछ करके नहीं जाना है। प्रॉपर जाओ, प्रॉपर इंटरव्यूज होगे, प्रॉपर हायरिंग होगी जैसे प्राइवेट कंपनियां करती है। अगर बीएसएनएल को ढंग से रन करना है तो प्रॉफिट कंपनी की तरह रन करो, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया मार्केट कैप्चर कर सकती है बीएसएनएल, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है। ऊपर से गवर्नमेंट ने एक कैप और लगा रखी है कि अगर आपको भाई ये 5G इक्विपमेंट्स वगैरह लेने हैं तो आपको इंडियन ही लेने हैं, बाहर के नहीं लेने। जहां पर जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने तो बाहर के ले लिए, उन्होंने तो मार्केट कैप्चर कर ली, पर ये इंडिया के चक्कर में फंस के रह गए। मेरा तो मानना है कि जो जितनी भी पीएसयूज है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट रन बिजनेसेस है, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ, प्रॉपर बिजनेस की तरह उसको रन करा जाए। उसका जो प्रॉफिट आए वो डेवलपमेंट के लिए यूज करो। मतलब हम पे टैक्स मत ज्यादा लगाओ, अपनी कमाइयां बढ़ाओ और उस कमाइयों को देश में इन्वेस्ट करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पर कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, भाई गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना। फिर जब गवर्नमेंट बेच खाओ मूवमेंट चलाती है, जहां पर सब कुछ बेच रही होती है, प्राइवेटाइज कर रही होती है, फिर सब लोग रोते हैं, नहीं भाई अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया। इसको कहते हैं असली में दोगलापन। एक साइड पे रहो ना कि क्या है। मैं तो क्लियर कट हूं, आइदर अडानी अंबानी को बेचो सब कुछ, मतलब जितने भी प्राइवेटाइज करो सबको, या अगर प्राइवेटाइज नहीं करना तो इसको प्राइवेट की तरह रन करो, ऑपरेशनली एफिशिएंट तरीके से रन करो। मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं सोशलिस्ट नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि भाई ठीक है लॉस में चले गए, बट कई लोगों की नौकरी टिकी हुई है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट लॉस बियर कर रही है बीएसएनएल के थ्रू, उससे कितने सारे लोगों का घर चल सकता है अगर गवर्नमेंट फ्रीवीज दे दे तो। फ्रीवीज नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज कर सकती है ना गवर्नमेंट उस पैसों को। जैसे दिसंबर की जीएसटी कलेक्शन की बात करके चले 7.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1.77 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो अब देखो ना, इतना सारा टैक्स कलेक्शन तो जीएसटी की फॉर्म में हो रहा है, उसके साथ में हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद में टोल टैक्स, फलाना अमकाना, बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट एक तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने शुरू कर देगी तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं ये टैक्स बर्डन है ये हम पे कम होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं
दो डायरेक्शन वाला हूँ कि अगर गवर्नमेंट को बिजनेस रन करना है तो प्रॉफिटेबली करे, वरना बेच दे। जो जिसको बेचोगे वो प्रॉफिटेबली रन कर देगा। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो एआई पॉलिसी बहुत ही जल्दी निकाल सकती है। अभी रिसेंटली इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,372 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, जहां पर आने वाले 5 सालों के अंदर एआई इकोसिस्टम बनाया जाएगा। अभी के टाइम पे 100 से ज्यादा इंडिया के अंदर एआई स्टार्टअप्स है जो कि जनरेटिव एआई के ऊपर काम कर रही है और फंडिंग भी अच्छी खासी रेस कर लिए। कई तो एपीआई के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बट ठीक है, गुड है जो भी है। जिनको एपीआई नहीं समझ में आ रहा, मतलब समझने को, ओपन एआई है, ओपन एआई चैट जीपीटी का एपीआई देता है आपको। तो आपने क्या किया, वो एपीआई लिया, अपना एक ऐप सी बनाई, उसके अंदर वो एपीआई इंटीग्रेट किया, आपने उस जो भी एपीआई था उसको थोड़ा सा ट्रेन किया कस्टम डेटा के ऊपर, और आपने वो ऐप निकाल के बेचनी शुरू कर दी। तो आपने कुछ स्क्रैच से बिल्ड नहीं किया, आप एक तरह से ओपन एआई पे डिपेंडेंट हो और फंडिंग रेज करके बैठे हो। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो भाई उन्होंने जो क्रिएटर्स के लिए ऑप्ट आउट टूल बनाया था एआई ट्रेनिंग के लिए, उसको भी डिले कर दिया है। नाम रखा गया था इसका मीडिया मैनेजर टूल, जहां पर जैसे मैं क्रिएटर हूं तो मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं। अगर कहीं पे मेरी बनाया हुआ कोई डिजाइन निकला, मान लो मैं कोई आर्टिस्ट था, मेरी आर्ट उन्होंने एआई से जनरेट कर दी, तो मैं कह सकता हूं भाई ये मेरी है, आप इसको आगे नहीं दिखा सकते। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस निकालने की बात करी गई थी, बट इंटरनल सोर्सेज का ये कहना है कि ओपन एआई की वो प्रायोरिटी नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है ना भाई, अभी क्या करना है, फाइन लगेगा, दे देंगे फाइन। पहले हम लॉस कर रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने रन एआई को $700 मिलियन में एक्वायर कर लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी उनको अनकंडीशनल क्लियरेंस दी थी दिसंबर के अंदर। अभी के टाइम पे एनवीडिया 80% मार्केट शेयर लेके बैठा है एआई ग्राफिक प्रोसेसर्स का। और अभी रन एआई ने अनाउंस भी कर दिया है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कर रहे हैं, और एनवीडिया के अलावा बाकी जगहों पे भी वो चल पाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और ये क्यों किया गया होगा कि भाई एनवीडिया कहीं ना कहीं डोमिनेंस का मिसयूज ना करे रन एआई के चक्कर में, और मार्केट शेयर कैप्चर ना कर ले। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी टेक न्यूज बताता हूँ भाई। टेलीपोर्टेशन अचीव हो गई है क्वांटम लेवल के ऊपर। टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है, यहाँ से गायब हुआ और वहां पहुंच गया। या आपने बहुत सारे भगवान वाले सीरियल देखे होंगे जिसमें भगवान एक लोक से गायब होकर दूसरे लोक पे पहुंच जाते हैं एक माइक्रो सेकंड के अंदर, मतलब एक इंस्टेंट हो जाता है यहाँ से यहाँ। इसको हम कहते हैं टेलीपोर्टेशन। तो टेलीपोर्टेशन अचीव हो गया है डेटा लेवल के ऊपर। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया आने वाली है बहुत ही जल्दी। हमको क्वांटम प्रोसेसर हमारे जैसे लेवल के ऊपर दिखाई देगी, जहां पर हम जैसे लोग भी क्वांटम कंप्यूटर्स को ले पाएंगे अफोर्डेबल रेट के ऊपर। अब जिनको क्वांटम कंप्यूटर नहीं पता, मान के चलो क्वांटम कंप्यूटर एआई के लिए सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर अगर आ जाएगी तो एआई की जो प्रॉब्लम्स होगी वो इतनी जल्दी सॉल्व हो पाएगी जो कि हम सोच नहीं सकते। अभी रिसेंटली ही अनाउंसमेंट आई थी ना, जहां पर एक प्रॉब्लम को खुद 4-5 मिनट में सॉल्व कर दिया था। अगर उसको नॉर्मली कहीं और से करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो अभी क्या किया गया है, क्वांटम लेवल के ऊपर डेटा ट्रांसफर किया गया है 30 किलोमीटर का, और उसमें टेलीपोर्टेशन हो गया है। मतलब यहाँ डेटा था, यहाँ पहुंच गया। और ये डेटा ट्रांसफर किया गया रेगुलर इंटरनेट ट्रैफिक के साथ में किया गया है। नॉर्मली शायद किया जा सकता था, बट इंटरनेट के जो सिग्नल्स है उसके साथ में क्वांटम के सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करे, इससे बचा के किया गया है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन समझने की कोशिश करो। अगर गोइंग फॉरवर्ड क्वांटम कंप्यूटर जर्नलाइज होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आता है, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा ना, कि भाई मान के चलो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा जा रहा है। अब मान के चलो कंप्यूटर इतने फास्ट हो चुके हैं कि वो माइक्रो सेकंड के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ कमांड दी, रास्ते में किसी ने उसको इंटरसेप्ट किया, मतलब वहां से उसने डेटा निकाला, क्वांटम कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया और यूज कर लिया। तो बहुत सारे हैकिंग के केसेस, गलत गलत चीजों की चीजें बढ़ती चली जाएगी। अब इस टेलीपोर्टेशन से क्या होगा, हैकिंग करना रिलेटिवली मुश्किल हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गया। जितनी देर में वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, कुछ चीजें ट्रेस कर रहा होगा, उतनी देर में काम हो जाएगा। बाकी एक्स एआई की बात करके चले तो वो अपना एक्स मनी निकाल सकते हैं, अपना खुद का पेमेंट सिस्टम निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं वो। क्या वो अपना खुद का क्रिप्टो टाइप्स निकालेंगे एक्स मनी करके, जिसको हम नॉर्मल डॉलर या रुपये के फॉर्म में खरीद पाएंगे, फिर उस क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। या फिर वो खाली एक वॉलेट टाइप्स लेके आएंगे जिसमें लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि अगर एक्स मनी की बात करके चले 2024 के अंदर 14 यूएस स्टेट्स के अंदर
उनको मनी ट्रांसमिशन का लाइसेंस मिल चुका है। बेसिकली एक्स पेमेंट एलएलसी को मिला है, जो कि एक्स मनी के साथ में ही काम करने वाला है। बाकी स्पेस एक्स की बात करके चले तो उन्होंने 2024 के अंदर 137 रॉकेट्स लॉन्च करे हैं। 2023 के अंदर 98 किए गए थे। अपना ही रिकॉर्ड ये खुद तोड़ रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश करो, दिस इज स्पेस वॉर। अब हमको कंट्रीज दिखाई देगी बहुत ज्यादा फंड डालती हुई कि भाई जल्दी से जल्दी रॉकेट्स बेचो, अपनी सैटेलाइट्स डिप्लॉय करो, कब्जा करो स्पेस पे। धरती पे बहुत कब्जा हो गया, धरती पे बहुत लड़ाइयाँ हो गई, अब स्पेस से लड़ाइयाँ करेंगे। बाकी एलॉन मस्क अपनी खुद की सिटी भी बना रहे हैं स्टार बेस के नाम से, जहां पर उनके एम्प्लॉइज रहा करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। मेरा भी ना बचपन में एक सपना हुआ करता था कि भाई मैं भी एक अपनी सिटी बनाऊंगा। जैसे टाटा नगर है ना, कि टाटा ने अपने लिए बनाया था, अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया था, वैसे मेरा मन था भाई मेरी भी एक सिटी होनी चाहिए जहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार रहेंगे। छोटा होता था उस टाइम ऐसी सोचे ही आती थी। बाकी बहुत ही अच्छी चीज लगती है ना कि अगर आप एक सिटी बना पाओ जहाँ पे सारे आपके अपने ही रह रहे हैं, अपना ही राज है, अपनी ही रोडे है, आराम से कहीं पे भी क्रिकेट खेलो, कोई शीशा टूट जाए कोई टेंशन नहीं, सब रिश्तेदारों के शीशे है। बाकी कोबोल्ट की बात करके चले तो उन्होंने $537 मिलियन रेज करे हैं। ये बिल गेट्स और जेफ बेजोस बैक्ड कंपनी है। ऑलमोस्ट $3 बिलियन के आसपास की इनकी वैल्यूएशन बन चुकी है। 1 बिलियन अभी तक ये रेज कर चुके हैं। ये मिनरल सप्लाई चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, माइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो चाइना की डोमिनेंस है उससे compete करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई हमको एक और कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप्स दिखाई दे सकती है। इतनी सस्ती नहीं होगी स्टार्टअप्स रन करना, बट दिखाई देगी जहां पर माइनिंग के ऊपर काम होगा, जहां पर खुदाई के ऊपर काम होगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो भाई सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है, इसलिए इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखाई दिया है। करेंसी का बैंड बजा पड़ा है, बाकी सब चंगा है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही है, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और हम कोशिश कर रहे हैं सेम डे न्यूज सेम डे ही डिलीवर कर पाए। तो कई लोग कहते थे कि आपकी न्यूज़ लेट आती है, तो हमने जल्दी करने का सोच लिया। और अगर जिसको सुबह देखनी है वो सुबह भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकफास्ट में देखनी है, डिनर में देखनी है, चॉइस आप ही की है।